सिंस इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि ये चैप्टर किसके बारे में है। तो हम सब जानते हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला था, 15 अगस्त 1947। तो उस टाइम कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस आए थे जो इंडिया का जो नेशन बिल्डिंग है, जो पूरे इंडिया को बिल्डअप करने में एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री बनने में हमें जिस रीजंस ने हेल्प किया है, जो सर्कमस्टेंसेस हमारे सामने आए थे और उन्हें हमने कैसे सॉल्व किया, जो प्रॉब्लम्स थे। बिकॉज हम जानते हैं कि जब इंडिपेंडेंस मिला था इंडिया का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्या था, बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक था, बहुत ही ज़्यादा वायलेंस चल रहा था उस टाइम। सो उस टाइम कैसे हम उन सर्कमस्टेंसेस से हमने ओवरकम किया और अभी हम एक सक्सेसफुल नेशन है। तो उस स्पीच में इंडियन पॉलिटिक्स का क्या रोल था हम वो पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब जान रहे थे मिडनाइट ऑफ 14th and 15th अगस्त 1947 दो नेशन बने थे, दैट आर इंडिया एंड पाकिस्तान। तो बेसिकली इंडिया का आता है 15 अगस्त एंड पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस डे इज 14 अगस्त। क्योंकि मिडनाइट में हुआ था तो इसीलिए दोनों कंट्री ने एक खुद का इंडिपेंडेंस डे चूज कर लिया। हमने 15 अगस्त चूज किया, उन्होंने 14 अगस्त चूज किया। लेकिन ये इंडिपेंडेंस जो दोनों कंट्री के बीच में एक लाइन, एक बॉर्डर खिंच गया, इस वजह से जो जो प्रॉब्लम्स हुआ, जो प्रॉब्लम्स की वजह से इतने सारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, इनके जो रीजंस है वो इन दोनों सेपरेशन के वजह से ही हुआ है। आप सबने सुना होगा अपने दादा दादी या नाना नानी से कि सेपरेशन के टाइम में किस तरह के प्रॉब्लम्स हुए थे, किस तरीके से उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। सो इस चैप्टर में हम वही सब पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पॉइंट्स है जो आपको जानना जरूरी है, जैसे ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ये था फर्स्ट स्पीच ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दिया था। देन कम्स देयर आर द टू लाइक कंडीशन जिसमें सारे इंडियंस, सारे जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, दे ऑल अग्रीड अपॉन दीज टू कंडीशंस। फर्स्ट वन इज दैट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दैट इंडिया विल कंस्टिट्यूट एज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमने इंडिपेंडेंस किस लिए मांगा है ब्रिटिश से? ब्रिटिश था वहाँ पे, हमें उन्होंने तो हमें बोला था सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, तो हमने क्यों नहीं माना? क्योंकि हमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए और हमें क्या चाहिए था? पूर्ण स्वराज, हमें पूरा पावर चाहिए था। हम हाफ पावर से नहीं मान रहे थे। और हमने किस लिए ये जो हमारा सेपरेशन है या फिर जो इंडिपेंडेंस है हमने किस लिए मांगा? फॉर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो सबसे पहले आता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ना हायरार्की चलेगी ना मोनार्की चलेगी, हमें फुल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए। देन आता है गवर्नमेंट विल रन फॉर गुड ऑफ ऑल स्पेशली पुअर एंड सोशली डिसएडवांटेज। सो ये यहाँ पे बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है ताकि ये देखने में सुंदर लगे। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इन एग्जाम। ठीक है, अब अगर आप लोग डायरेक्टली से लिख देंगे इक्वालिटी, that actually what it means, then ये बहुत सिंपल लगेगा। सो यहाँ पे बुक में बहुत सुंदर से लिखा हुआ है गवर्नमेंट विल रन फॉर द गुड ऑफ ऑल स्पेशली पुअर एंड सोशली डिसएडवांटेजेस के लिए यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है। सो दैट मीन्स जो रिच और पुअर के बीच में डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा और यहाँ पे सब लोग इक्वली रहेंगे। दैट मीन्स कि इक्वालिटी। Then it comes, India was born in very difficult circumstances with unprecedented trauma and violence. Obviously, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम में बहुत ही ट्रॉमा और वायलेंस हुआ था। अब हम देखेंगे जो 3 challenges थे, the 3 challenges of nation building. That is the challenges of nation building. वही जो 3 challenges के बारे में कहा गया है इस चैप्टर में। So the first challenge is the shape of the nation, okay, shaping the nation, okay. जैसे हम जानते हैं कि इंडिया constitutes as unity in diversity, but the unity in this diversity कहाँ से आया? ये unity
डाइवर्स कंट्री. ओके, यहाँ पे कितनी सारी स्टेट्स हैं, कितने सारे डायलेक्ट्स हैं. ओके, सो ये सब को कंस्टिट्यूट करने में कितने प्रॉब्लम्स हुए थे, ये इधर हमको देखना है. सो फर्स्ट शेपिंग ऑफ द नेशन में फर्स्ट जो आता है सबसे फॉरमोस्ट ड्यूटी कि पहले इंडिया में प्रोविंसेस थे, स्टेट्स नहीं थे. सो जो वो प्रोविंसेस थे उनको स्टेट में कन्वर्ट करना है. तो उस टाइम बहुत सारे प्रोविंसेस ने ये मांग किया कि नहीं, हमें एक डिफरेंट स्टेट बनाना होगा. जैसे पहले बहुत सारे स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो उन स्टेट्स को भी अभी अलग सा वो चाहिए कि हमें भी स्टेट बनना है. जैसे महाराष्ट्र कितना बड़ा एरिया ज्वाइन करके बना हुआ था. जैसे अभी रिसेंटली हमने, आप लोगों ने सबने देखा होगा कि तेलंगाना अभी रिसेंटली एक सेपरेट स्टेट बना. वैसे ही पहले जो असम था, ये पूरा जो टेरिटरी था असम का, तो वो टेरिटरी पहले एक था. वहाँ से डिफरेंट स्टेट्स जैसे मेघालय निकले, अरुणाचल प्रदेश, ये सब अलग अलग स्टेट्स बन के निकले. और उस टाइम जो डिस्प्यूट्स हुए थे स्टेट्स को लेके, जैसे विशाल आंध्र, महाराष्ट्र, संयुक्त महाराष्ट्र, ये सब जो थे, इस टाइम उन्होंने क्या किया कि हमें डिफरेंट स्टेट का एक आइडेंटिटी चाहिए. इसीलिए आप लोगों ने सुना भी होगा क्लास 10th में, आई थिंक सो, एक लाइक बहुत फेमस आदमी का नाम लिखा हुआ था जिन्होंने फास्ट किया था. पोथी श्रीरामुलु आंध्र के लिए उन्होंने क्या किया था, फास्ट किया था, ताकि उन लोगों को एक अलग आइडेंटिटी मिले. कर्नाटका एंड आंध्र आर टू डिफरेंट स्टेट्स बेसिकली. सो उनको अलग होना था जबकि वो एक थे. सो इसलिए उन्होंने फास्ट किया था. सो वैसे ही तो यहाँ पे जो यूनिटी था, वहीं पे ये जो डाइवर्सिटी जो है, इसी से हमारी ये यूनिटी आई है. जैसे अभी अगर हम लोग, सबसे पहले हमें कहा, अगर हम कहीं पे बाहर जाएंगे इंडिया से, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर कोई हमें पूछेगा वेयर आर यू फ्रॉम, हम लोग क्या रिप्लाई देंगे, इंडिया. लेकिन उस टाइम अगर कोई हमको पूछेगा तो सबसे पहले किसी का रिप्लाई आता था दैट वी आर फ्रॉम आंध्रा, और वी आर फ्रॉम चेन्नई, वी आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, लाइक दिस रिप्लाईज यूज्ड टू कम. बट अभी जैसे ये हमने यूनिटी, लाइक इंडिया एज ए यूनाइटेड वन कंट्री, अभी उस जगह से एज ए स्टेट अपना रिप्लाई देने से एज अ कंट्री हमने रिप्लाई देना जो सीखा, जो चेंज आया, वही है यूनिटी. सो इस टॉपिक में, ये जो 3 टॉपिक्स है यहाँ पे इस चैप्टर में थोड़े थोड़े इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट 3 चैप्टर्स है, लाइक चैप्टर 2, 3 and 4, हम इसी टॉपिक को पूरा अच्छे से समझेंगे. सो इसलिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है. देन आता है टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी. टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी मतलब ही सबसे पहले इलेक्शन कमीशन बनाना. सो हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर है सुकुमार सिंह. कीप दैट इन माइंड कि हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमीशन है सुकुमार सिंह. तो एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी में सबसे पहले वोटिंग राइट्स सबको मिलना. तो जैसे आप इंडिपेंडेंस मिला, हमको पता है कि वुमेन्स के साथ कितना अत्याचार हुआ था. आइदर दे वर रेप्ड, अबडक्टेड, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़े थे. तो इसीलिए, और सिर्फ इतने प्रॉब्लम्स ही नहीं, उसके साथ मेल्स के तो सारे नाम आ गए थे, बट फीमेल्स वर नेम्ड एज डॉटर ऑफ और वाइफ ऑफ सम मेल पर्सन. तो इसलिए उस टाइम एक पूरा इलेक्शन कमीशन सेटअप करना, फिर जो इलेक्शन लिस्ट है वो सब बनाना इतना टफ हुआ था, आप समझ सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द होल वर्ल्ड कि यूनाइटेड एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब 18 ईयर्स के बाद सब लोग वोट कर पाएंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, रेस, सब लोग वोट कर पाएंगे. ये पूरे वर्ल्ड को लगा था विल बी अ ब्लंडर, बट वी सक्सीडेड दैट. हमने कर दिखाया कि इरेस्पेक्टिव कि हमारा कंट्री इतना अंडर डेवलप्ड था उस टाइम, हम लोगों ने इतनी प्रॉब्लम्स के साथ जूझा है, बट फिर भी हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम इतना स्टेबल था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्टेबल था, और सभी लोगों ने जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को फॉर्म किया, और ड्राफ्टिंग कमेटी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उन्होंने जो किया वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि हमने ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं,
जो फर्स्ट टाइम में कभी भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कोई भी कंट्री नहीं कर पाया, हमने उसे फर्स्ट टाइम में ही कर दिखाया। देन आता है डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। सो पहले हमने क्या किया, कंट्री को यूनाइट कर लिया, फिर हमने क्या किया, इलेक्शन कमीशन बना लिया। अब क्या बचा है भाई, अब करना है हमें डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट मीन्स प्लानिंग, तो प्लानिंग मीन्स प्लानिंग कमीशन, जो कि अभी हम इसे कहते हैं नीति आयोग। जो 5 ईयर प्लान्स था पहले, तो 5 ईयर प्लान्स जो बनाया जाता था, तो वही अभी हम इसे क्या कहते हैं, नीति आयोग। इसे याद रखना, अभी अगर कोई एग्जाम में ये पूछ ही सकता है, द मोस्ट ऑफन क्वेश्चन, कि अभी व्हाट वी कॉल प्लानिंग कमीशन, दैट इज नीति आयोग। तो अब जो नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन है, वो काम कैसे करता है, जो 3 इयर्स जो 5 ईयर प्लान्स हमारे बुक में डिफाइन किए गए हैं। सो फर्स्ट प्लान वो हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, बट मैं पहले आपको एक ओवरव्यू दे के रखती हूँ। तो फर्स्ट प्लान जो है दैट वाज अबाउट एग्रीकल्चर, ठीक है। सेकेंड प्लान भी एग्रीकल्चर सेंट्रिक ही था, बिकॉज इंडिया इज एन एग्रीरियन डेमोक्रेसी, तो वो भी एग्रीकल्चर सेंट्रिक ही था। फिर थर्ड आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर जोर दिया जाता है। Then it comes the process of partition. So don't mix up the process and the consequences of partition. Process is how partition happened. Okay, keep this in mind. Process means how. Okay, it's how. Keep this in mind. Okay, so processes of partition. तो पहले हम सब जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक नेशन था। ओके, हिंदुस्तान नाम से हम जानते थे कि एक नेशन है। सो वो क्या हुआ, डिवाइड हुआ, डिवाइड होके 2 नेशन बनी, एक बना इंडिया और दूसरा बना पाकिस्तान। पाकिस्तान के भी 2 पार्ट्स थे और उनके बीच में इंडिया था। सो इसी वजह से सब कुछ डिवाइड हुआ, इवन टाइपराइटर्स, चेयर्स, और बीच में किसी किसी के तो घर के बीच में से लाइन तक खींच दिया गया। मतलब सपोज आप लोग एक घर में रह रहे हैं और घर के एक साइड में आपका किचन है और दूसरे साइड में आपका जो टॉयलेट है। सो सपोज, क्योंकि तब घर के अंदर टॉयलेट नहीं हुआ करता था, वो जनरली घर के बाहर टॉयलेट ही बनाया करते थे। तो आप लोग, और किचन टॉयलेट सभी घर के बाहर होते हैं, तो आप लोग घर के अंदर है। सो आप किचन में, अगर आप लोग टॉयलेट के साइड में फंसे हैं तो आप किचन के साइड में नहीं जा सकते हैं। अगर आपने क्रॉस भी किया तब भी आपको मार दिया जाता। और रेफ्यूजी कैंप्स का तो हालत इतना खराब था कि वहाँ पे लोग बहुत ही गंदे, आप खुद को इमेजिन कर सकते हैं कि दिन के बाद दिन आप वहीं पे पड़े हुए हैं, ना आपको अच्छे से खाना मिल रहा है, सोना तो भूल जाइए। और जब ही तभी वहाँ पे क्या हो रहा है, मिलिट्री लोग आके क्या कर रहे हैं, वो यहाँ से लोग को निकाल रहे हैं, वहाँ से लोग को निकाल रहे हैं। और प्रेजेंटली उस टाइम जो पाकिस्तान साइड में भी बहुत सारे हिंदूज थे और इंडियन साइड्स में भी बहुत सारे मुस्लिम्स थे, जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। बट जो एक्चुअल बात था कि यहाँ पे जो पार्टीशन कौन चाहता था और इसके प्रोसेस को होने में कैसा किया, तो सब लोग सोचेंगे कि ऑल द हिंदूज वांटेड कि पार्टीशन ना हो एंड ऑल द मुस्लिम्स वांटेड अ सेपरेट नेशन, बट दिस वाज नॉट ट्रू। जो खान अब्दुल गफर खान थे NWEP के, नॉर्थ वेस्टर्न ईस्टर्न प्रोविंस के, उनको हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, वो पार्टीशन के खिलाफ थे। उनको पता था कि अगर पार्टीशन होगा तो इसका कितना डेडली कॉन्सिक्वेंसेस होगा। सो दैट्स व्हाई वो पार्टीशन के खिलाफ थे। आपको ये याद रखना है, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो पार्टीशन के खिलाफ थे, बट इनका नाम आपको स्पेशली याद रखना है। क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रंटियर गांधी हम किसे कहते हैं। तो ये बात है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। तो मैंने जैसे कहा कि प्रोसेस ऑफ पार्टीशन के टाइम में हर एक चीज डिवाइड हुआ, इवन द टाइपराइटर्स, इवन द पुलिस स्टेशन, इवन पेन्स तक डिवाइड हुए। जो ऑफिस के डेस्क में जो हम लोग मल्टीपर्पज पेन्स रखते हैं वो तक डिवाइड हुआ। एंड जैसे इंडिया को प्रोविंसेस मिले और पाकिस्तान को उसके लिए कंपनसेट के हिसाब से रुपीज मिला, ये सब कुछ इतनी
गंदी तरीके से डिवाइड हुआ और इसका सारा प्रॉब्लम किन्हें, जो जनरल पीपल हैं, उन्हें फेस करना पड़ा। और कई लोग तो ऐसे थे जो मिडनाइट थे, जो लाइक हमें 14-15 अगस्त के मिडनाइट में हमें इंडिपेंडेंस मिला, तो 15 अगस्त का जो सुबह है, बहुत सारे लोग इतना तक नहीं जानते थे कि वो अभी इंडिया में खड़े हैं या पाकिस्तान में खड़े हैं। उनका जो डिलेमा था वो बहुत ही अलग तरह का था। उन्होंने अपना घर खोया, अपना फैमिली खोया, उन्होंने सब कुछ खोया, और तब भी उनको नहीं पता है कि वो अभी रेफ्यूजी कैंप में जाएंगे और या फिर यहाँ पे रहेंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि गांधी जी इसके खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, क्योंकि उन्होंने पहले से ही ये समझ के रखा था अगर पार्टीशन होगा तो दो कंट्रीज डिवाइड हो जाएंगे, हमारे पावर्स डिवाइडेड हो जाएंगे। और हम सब जानते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। सो बेसिकली इस वजह से उस टाइम जो प्रॉब्लम हुआ, उस वजह से बहुत सारे लॉस हुए, जो फाइट्स हुए, ये सब जो हुए, ये पार्टीशन की वजह से ही हमारा जो सेपरेशन, जो पार्टीशन है, इसी की वजह से इतने सारे फाइट्स है। अगर वो नहीं होते तो हमारा शायद कंडीशन उस टाइम इतना गंदा नहीं होता, क्योंकि उस टाइम ही कोल्ड वॉर पीरियड चल रहा था। और उस टाइम एक चीज़ अच्छा है कि हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ज्वाइन किया, और मतलब जवाहरलाल नेहरू ने इसका पर्पस किया और उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया। बट अगर हम किसी भी एक सुपर पावर के साथ अलाइन हो जाते तो हमारे जो रिसोर्सेस है वो और भी कम हो जाते, और शायद इस मीन टाइम में हम जितना आगे बढ़ चुके हैं उतना आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अब हम देखेंगे जो कंसिक्वेंसेस है, दैट इज आफ्टर द पार्टीशन। हमने तब पढ़ा how it happened, now we are reading after. So yes, after. So during this time, it was the time of the most tragic, abrupt and unplanned transfer of population. Okay, like migration किया लोगों ने, and it was certain unplanned. सबका घर है अपना, जो permanent, जो उनका जो रेसिडेंस था, वो उनको छोड़ के आना पड़ा। डिफरेंट जगहों में उनके छोड़ के भाग के जाना पड़ा। उनका जो वैल्यूएबल्स है वो भी उनके पास उतना टाइम नहीं था कि वो सब समेटेंगे और फिर कहीं पे जाएंगे। उनको उसी मोमेंट में वो सब कुछ, सारे वैल्यूएबल्स को छोड़ के एक दूसरे जगह में जाना पड़ा। एंड देन ये तो मोस्ट ऑफन है, उस टाइम सीवियर किलिंग्स हुए थे हर जगह में। बोथ ऑफ द रिलीजन के जो लोग थे, बोथ द रिलीजन्स वेयर सफर्ड। वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ के नंबर्स में, थाउजेंड से लैख तक के नंबर में किलिंग्स हुए थे। अकाउंटेबल ही नहीं है कि कितने लोग उस टाइम मारे गए थे। देन आता है कोलकाता, अमृतसर एंड लाहौर। ये तीनों जो जगह थे, ये तीनों जगह क्या बन गए, कम्युनल जोन्स। कोलकाता बिकॉज अभी जो प्रेजेंटली बांग्लादेश है, तब वो क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था। सो उस साइड में कम्युनल जोन्स, क्योंकि उस जगह में कौन माइनॉरिटीज में थे, मुस्लिम पॉपुलेशन उस जगह में माइनॉरिटीज में थी, इसीलिए वो जगह कम्युनल जोन हो गया। वहाँ पे बहुत सीवियर किलिंग स्टार्ट हुआ। और लाहौर और अमृतसर में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा था, तो वहाँ पे जो हिंदू माइनॉरिटीज थी उन्होंने उधर सफ़र किया। तो इसीलिए उन जगहों को कम्युनल या फिर रेड जोन भी कहा गया है। माइनॉरिटीज मोस्टली अफेक्टेड ऑन बोथ द साइड। एज आई सेड कि बोथ साइड में जो माइनॉरिटीज थे उनको ज़्यादा अफेक्टेड हुआ। लाइक जो बीच के स्टेट्स है, जैसे हम लोग देखें मध्य प्रदेश है, इन स्टेट्स में इतना अफेक्टेड नहीं हुआ, लेकिन जो साइड के स्टेट्स है वहीं पे सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज थे, तो उनका ही सबसे ज़्यादा, उधर ही सबसे ज़्यादा किलिंग हुआ, और वहीं पे सबसे ज़्यादा लोगों ने सबसे ज़्यादा लोग अफेक्टेड हुए। तो फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो राइटर्स ने इस पीरियड को क्या कहा है, डिवीजन ऑफ हार्ट। दैट इज लाइक उन्होंने they have presented in a very poetic way that the division of heart instead of division of line, like basically we are one, but बस एक लाइन हमारे बीच में खींच दिया गया है।
एंड इसी वजह से डिवीजन ऑफ हार्ट्स हो गया है। जैसे सपोज एक मोमेंट में जो दो लोग थे, दो कम्युनिटी के लोग थे, वो लोग नेबर्स थे, उनके बीच में बहुत अच्छा रिलेशन था, बट देन वेरी नेक्स्ट मोमेंट दे हैव टू रन अवे फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव होम्स, उनको अपना घर छोड़ देना पड़ा, एंड दिस इज द डिवीजन ऑफ हार्ट। समवेयर दे वर लाइक टुगेदर थ्रू हार्ट, ओके, वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे बिकॉज दे वर नेबर्स, बट उन दोनों कम्युनिटी के लोगों को वहाँ से भाग जाना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पार्टीशन। ये सब थे कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब आफ्टरमैथ, उसके बाद क्या हुआ। सेक्युलर इंडियन नेशन, इसके बाद जो हुआ दैट इज इंडिया वाज अकाउंटेड एज अ सेक्युलर नेशन। अगर हम लोग देखेंगे 1951 में जो सेंसस हुआ था, वहाँ पे इंडिया में अकाउंट किया गया था 12% मुस्लिम पॉपुलेशन। सो यहाँ पे जस्ट नॉट ओनली मुस्लिम, लाइक मुस्लिम्स आर द सेकेंड मोस्ट like or we can say the first most important minorities in India, जिन्होंने सबसे biggest minority है that is Muslim and Christians, like it's a secular country, तो different religions सब एक साथ रह रहे हैं, Muslims हो, Christians हो, Jews हो, तो Sikhs हो, सब एक साथ यहाँ पे रह रहे हैं। So basically ये जो consequences हुआ, इसके वजह से मैंने पहले भी आपको बोला कि सब कुछ डिवाइड हुआ, सब कुछ, इवन द पुलिस स्टेशंस, इवन द रेलवे लाइंस, सब कुछ डिवाइड हुआ, इवन द वाटर रूट्स। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी किस लिए वजह से, इंडस का एक पार्ट तक पानी इंडिया ले सकता है और एक पार्ट तक पानी पाकिस्तान ले सकता है। सो इतना तक अगर डिवाइड हो सकता है तो आप इसकी सीवियरिटी को समझ ही सकते हैं। अब हम देखेंगे द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। जैसे मैंने पहले ही बोला कि इंडिया में उस टाइम प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, ना कि सिर्फ स्टेट्स, ओके। सो इसीलिए उस टाइम इंडिया में टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, ओके। आप समझ ही सकते हैं कि ये 555 प्रिंसली स्टेट्स से यहाँ पे 565 प्रिंसली स्टेट्स से इतने स्टेट्स में हम लोगों ने कैसे लाया। अभी तो फिलहाल 29 है, लेकिन उस टाइम और भी कम स्टेट्स थे। सो उस टाइम इतना कम करना कितना ज़्यादा टफ हुआ था। सो ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ये अपना स्टेटहुडशिप छोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए उस टाइम प्रॉब्लम्स हुए। तो यहाँ पे मैंने जैसे दिखा है ट्रेवनकोर और हैदराबाद के जो निज़ाम थे, ये लोग नहीं, जो रूरल ऑफ ट्रेवनकोर एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये लोग इंडियन टेरिटरी ज्वाइन करना नहीं चाहते थे। ये चाहते थे ट्रेवनकोर के, ये चाहते थे कि ये सेपरेटली ही रूल करे, ओके, कि ये नहीं चाहते थे कि ये इंडिया का पार्ट बने। बिकॉज जैसा कि ब्रिटिश ने जो पार्टीशन के टाइम में कहा था कि जो प्रिंसली स्टेट्स है, दे हैव ऑल द राइट टू आइदर ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया और टू रिमेन सिंगल, लाइक वो लोग रह सकते हैं इंडिपेंडेंटली। तो इसीलिए इन्होंने पहले ना कहा, इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने रिजेक्ट किया कि हम नहीं रहना चाहते हैं। सो उस टाइम आए हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस टाइम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया टू यूनाइट इंडिया। तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी इसीलिए उनकी बनी है। तो भाई अब तो देख रहे हैं कि हाँ, हम स्टैचू ऑफ यूनिटी में जाएंगे, इतना बड़ा स्टैचू बना है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ा है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि उसका रीज़न ही नहीं जानते हैं कि क्यों बना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो इतने सारे, जो इतना बड़ा एक हमारा कंट्री है, उसको यूनाइट करने का जो सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको यूनाइट करना है तुमको, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधे पे था और उन्होंने इतना बखूबी उसको निभाया है। आप देख ही सकते हैं कि उन्होंने कितने अच्छे से इस उनका जो ड्यूटी था उन्होंने उसको निभाया है। सो फर्स्ट आप लोग को कुछ एग्जाम्पल्स मैं देख ही देती हूँ। जैसे उड़ीसा में, जो अभी प्रेजेंट प्रोविंस है उड़ीसा का जो स्टेट है, द
वहाँ पे 26 छोटे छोटे स्टेट्स थे। आप सोच सकते हैं कि कोई भी स्टेट, भाई इतने छोटे छोटे स्टेट्स है, कोई भी अपना स्टेटहुड तो देने से राजी नहीं है कि हम लोग अलग है भाई, हमको रहना है कि हम। और वहाँ पे जो स्टेट में जो हेड थे वो भी नहीं देना चाहते, जमींदार थे उस टाइम, तो वो लोग भी नहीं देना चाहते थे कि हम ही बनेंगे, हम ही हेड होंगे, हम क्यों दे अपना स्टेटहुडशिप। फिर आता है जो सौराष्ट्र रीजन था गुजरात का, वहाँ पे 14 बिग स्टेट्स और 119 स्मॉल स्टेट्स थे। जस्ट इमेजिन, गुजरात है इतना सा, अगर आप मैप में देखोगे, और उधर आप लोग पॉइंट आउट करने की कोशिश करो कि इतने सारे स्टेट्स आप बना तक नहीं पाओगे। सोच सकते हैं हो कि इन सारे स्टेट्स को यूनाइट करना कितना बड़ा ड्यूटी था कि इसे एक स्टेट बनाना है आपको। तो उस टाइम आया। अब तो भाई हम स्टेट में बाद में बनाएंगे, हम पहले हमारा ड्यूटी है कि जो हमारा इंडिया में पार्ट नहीं होना चाह रहा है उसको हमें इंडिया का पार्ट बनाना है। जो पाकिस्तान के साइड में था उनको हमने दे दिया जाने के लिए, जो जो विलिंग है। बट जो इंडिया और पाकिस्तान के नीचे, अगर आप लोग सोचो त्रिवेंकोर और जो हैदराबाद है वो लोग कहाँ पे, एकदम मतलब ऑलमोस्ट साउथ के साइड में है। तो वो लोग, अगर वो लोग चाह रहे हैं तो मैं कितना प्रॉब्लम होगा ना। सो इसीलिए हमारा है कि हमको उसको इंडिया के, और ना ही वो लोग पाकिस्तान में जाना चाह रहे हैं, ना ही वो इंडिया में रहना चाह रहे हैं। दे वांट इंडिपेंडेंट नेशन। बट ऐसा होना, लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो वैसा नहीं चाहते थे। वहाँ के जो हेड, जैसे किंग हो या निज़ाम हो, जो भी हो, वो लोग चाहते थे एक इंडिपेंडेंस नेशन ताकि वो राज कर सके। उन्हें डेमोक्रेसी पसंद नहीं था। तो उस टाइम क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो बाकी सारे स्टेट्स में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन खुशी खुशी साइन कर दिया, लेकिन ये जो 4 स्टेट्स थे इन्होंने नकार दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के लिए। तो अभी हम 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे और एक स्टेट छोड़ देंगे जिसका तो भाई इश्यूज ही इश्यूज है, अभी रिसेंटली वो सॉल्व हुआ है, दैट इज कश्मीर। तो ये हमारे बुक के लास्ट में है, तो ये हम बात के लिए छोड़ देते हैं, कश्मीर को हम छोड़ देते हैं। और कश्मीर के बारे में तो थोड़ा बहुत हम सभी जानते हैं क्या हो रहा है, और रिसेंटली कैसे कश्मीर को पूरा इंडिपेंडेंस फाइनली अभी मिला है उनको। कश्मीरी जो लोग थे उनको फाइनली इंडिपेंडेंस बोलने से अभी मिला है रिसेंटली। तो हम कश्मीर को छोड़ देते हैं और हम जो 3 स्टेट्स हैं उनके बारे में देखते हैं, दैट इज जूनागढ़। तो जूनागढ़ में उन्होंने क्या किया, सारे जो पीपल है उन्होंने हड़ताल कर दिया कि नहीं, अभी हमें इंडिया का पार्ट होना है, कि हम नहीं मानेंगे, हमको इंडिया का पार्ट होना है। इसीलिए पीपल्स कंसेंट से जूनागढ़ क्या हो गया, इंडिया का पार्ट हो गया। उधर इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, और वहाँ पे जो किंग थे उनको क्या करना पड़ा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ा। जो एक्चुअल प्रॉब्लम हुआ था वो हुआ था हैदराबाद में। जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे, सो ही वांटेड इंडिपेंडेंसी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरे कंट्री से कुछ बॉडीगार्ड्स टाइप बोलने से, उनके जो मिनिस्टर्स थे वैसे मतलब बॉडीगार्ड्स टाइप मिनिस्टर्स उन्होंने अपॉइंट किए, दैट वे कॉल्ड रजाकर्स। और उन्होंने क्या किया, जो दूसरे रिलीजन, इवन खुद के रिलीजन के जो लोग जो नहीं मानना चाह रहे थे उनके साथ रहने का, जो भी उनको अपोज करते थे, उनको क्या किया, उन्होंने बहुत ही गंदी तरीके से वायलेंस उनके साथ किया। उनको मारा, पीटा, फिर जेल में बंद करके रख दिया जो जो नहीं मान रहे थे, और सिविल वॉर टाइप वहाँ पे छिड़ गया। तो उसी लिए उसके बाद क्या किया, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट किया सरदार वल्लभ भाई पटेल से कि सर वी वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, हमको नहीं रहना है, आप कुछ कीजिए। इसीलिए तभी इंडियन आर्मी ने वहाँ पे इंट्रूड किया और निज़ाम को हराया, और उसके बाद निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने सितंबर 1948 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, और तब से क्या है, हैदराबाद इंडिया का पार्ट है। देन इट कम्स मणिपुर। सो मणिपुर इज अ स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये एकदम साइड के साइड में जा रहा है। तो मणिपुर में जो बोधि चंद्र सिंह थे किंग, वो नहीं चाहते थे कि वो इंडिया का पार्ट हो। तो उन्होंने क्या किया, पहले नकार दिया कि हम नहीं करेंगे और हम अलग ही रहेंगे। इवन जो सिटीजन है वो भी नहीं चाहते थे कि वो करे। लेकिन जब थोड़ा दिन गया और वो समझे
कि नो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम अलग से रहे, और इंडिपेंडेंसी के साथ साथ हमें डेवलपमेंट भी देना है अपने लोगों को। जब ये समझे कि डेमोक्रेसी इज नॉट बैड एज वी वेर थिंकिंग अबाउट इट, डेमोक्रेसी मतलब हमें ज़्यादा राइट्स मिलेगा, तभी सभी लोगों ने माना। और जून 1948 में मणिपुर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ। हमें जो इंडिपेंडेंस मिला उससे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी हैप्पी नहीं थे। सो नाउ वी विल बी लुकिंग एट महात्मा गांधी सैक्रिफाइस। उन्होंने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, हिज फाइट फॉर फ्रीडम, सत्याग्रह, सब कुछ एकदम उनका जो ड्रीम इंडिया था वो इंडिया वो नहीं बना पाए। इसीलिए उन्होंने एक भी इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया। ही वांटेड अ यूनाइटेड इंडिया। वो नहीं चाहते थे कि इंडिया डिवाइड हो, उनको एक यूनाइटेड इंडिया चाहिए था जहाँ पे सभी लोग हार्मनी के साथ रहे। अगर वो उनका दावा था कि वो उनका फाइट जो उन्होंने किया, इंडिपेंडेंस तो मिला, लेकिन जिस वजह से वो जिस तरीके से चाहते थे इंडिपेंडेंस वो उनको नहीं मिला, और वो उनके मानना था कि ये फाइट वो हार गए हैं, इसीलिए उन्होंने ये इंडिपेंडेंस डे में सेलिब्रेट नहीं किया। उसके जगह में वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कैंप्स थे उस टाइम, जो रेफ्यूजी कैंप्स थे, उन्होंने वहाँ पे जाके विजिट किया। जैसे कोलकाता में वो जो रेफ्यूजी कैंप्स थे वहाँ पे वो जाके उन्होंने जो रेफ्यूजीज थे उनको विजिट किया। उनकी डिलेमा अलग थी, उनको एक यूनिफाइड इंडिया चाहिए था जो उनको नहीं मिला था, और जो यूनिटी लोगों के बीच में एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री वो चाहिए था, वो भी उनको नहीं मिला। सो उनका जो स्ट्रगल था, उनका जो फाइट था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, वो समहाउ उन्होंने माना कि वो हार गए। फाइनली ब्रिटिशर्स ही जीत गए कि उन्होंने कंट्री को डिवाइड कर दिया, बिकॉज समवेयर ब्रिटिशर्स न्यू कि अगर इंडिया और पाकिस्तान या फिर ये कंट्री एक साथ रहे तो बहुत सारा प्रोग्रेस हो पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या ऑप्ट किया कि हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अगर सबसे पहले जब भी एक कंट्री डिवाइड होती है उसके ऊपर से बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे रायट्स जाते थे। जो सबसे बड़ा उनका आइडल था सत्याग्रह एंड अहिंसा, वो ही वायलेटेड हो गया, तो उनका जो ड्रीम था वो तो टूटना था ही। सो ये उनका ड्रीम टूट गया, इसीलिए उन्होंने माना कि उनको जो ट्रू मीन्स ऑफ इंडिपेंडेंस है वो उनको नहीं मिला। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। यहाँ पे एक और टॉपिक है दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो कि नेक्स्ट चैप्टर के साथ होगा, बिकॉज उस चैप्टर में वो आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। सो अगर आपको कोई भी तरह के क्वेरीज होंगे तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑल्सो हिट मी अप इन माई इंस्टाग्राम हैंडल दैट विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन। और please if you like the video then do like and subscribe my channel, the red color button down there, और नीचे जो घंटी है वो भी बजा दीजिएगा तो मैं जब भी वीडियोस बनाऊँ आप लोग जान सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।